अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास 4 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में 4 लेसन कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और इसके साथ ही आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारे फर्स्ट टर्म में कितने लेसन्स हैं, कितने लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं और कितने रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फ़हरिस्त मज़ामीन को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त मज़ामीन है और इस किताब ने हमें 25 लेसन्स दिए गए हैं जिन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि फ़र्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। और आज हम आपको फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस टिक करवाते हैं। तो फ़र्स्ट टर्म में हमारे जो लेसन स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा फ़र्स्ट टर्म वो हो रहा है लेसन नंबर 1 से। यहाँ से हमारा फ़र्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है और लेसन नंबर 8 तक हमारा फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट होता है। लेसन नंबर 9 से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होता है, जो कि हम आपको सेकंड टर्म का सिलेबस, जब सेकंड टर्म स्टार्ट होगा तब हम आपको सेकंड टर्म का सिलेबस समझाएंगे। लेकिन अब आज हम आपको सिर्फ फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस टिक करवा रहे हैं। लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 8 तक हमारा फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट होगा, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 उर्दू की अहमियत, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 4 नात, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 सब्ज़ हलाली परचम की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग 3 लेसन्स रह जाएंगे जो हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में इन यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 5 सब्ज़ हलाली परचम की सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और खोलते हैं पेज नंबर 22 को। सब्ज़ हलाली परचम। मरियम और आमना जमात के कमरे में पहुंची तो उनकी नज़र एक चार्ट पर पड़ी जिसमें खूबसूरत रंगों और डिज़ाइन वाले बहुत से परचमों की तस्वीरें थीं। इर्द गिर्द लड़कियां जमा थीं। इतने में उस्तानी साहिबा जमात में दाखिल हुईं। लड़कियों ने सलाम किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। उस्तानी साहिबा, कैसे हैं आप लोग? तालबात एक ज़बान होकर, हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम जल्दी से, उस्तानी साहिबा ये चार्ट कौन लाया है? उस्तानी साहिबा, मैं लाई हूँ, ये दुनिया के परचमों का चार्ट है। मरियम, ये बहुत खूबसूरत और रंगारंग चार्ट है। उस्तानी साहिबा मुस्कुराते हुए, बेटा इसकी खूबसूरती सिर्फ उसके रंगों में नहीं, मालूमात के हवाले से भी ये बहुत अहम है। आमना, वो कैसे? उस्तानी साहिबा, इस चार्ट के हवाले से आज हम कौमी परचमों के बारे में बहुत सी अहम बातें करेंगे। आमना, ये तो झंडे हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उस्तानी साहिबा, बच्चों सबसे पहले हम झंडे और कौमी परचम में फ़र्क की बात करते हैं। किसी भी जमात या तंजीम के परचम को झंडा कहते हैं, लेकिन वो परचम जो किसी मुल्क की नुमाइंदगी करता है कौमी परचम कहलाता है। आमना, क्या एक मुल्क के 2 कौमी परचम भी हो सकते हैं? उस्तानी साहिबा, नहीं, हर मुल्क का कौमी परचम एक ही होता है। आपको मालूम है हमारा कौमी परचम कौन सा है? सादिया, जी वो रहा हमारा परचम, चार्ट की तरफ इशारा करते हुए, जिसका रंग गहरा सब्ज़ और सफ़ेद है। सब्ज़ हिस्से पर चाँद और सितारा बना हुआ है। उस्तानी साहिबा, शाबाश, इस सब्ज़ हिलाली परचम को पाकिस्तान का कौमी परचम कहा जाता है। मरियम, हर झंडा मुख्तलिफ़ रंगों का क्यों है? उस्तानी साहिबा मुस्कुराते हुए, परचमों में रंगों के इस्तेमाल की असल वजह उस मुल्क व कौम के नज़रिए और सोच की पहचान और नुमाइंदगी होती है। हर रंग और निशान किसी न किसी मकसद को ज़ाहिर करता है। आमना, रंग कैसे नुमाइंदगी करते हैं? उस्तानी साहिबा, वो ऐसे कि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कौमी परचम में 2 रंग इस्तेमाल होते हैं, गहरा सब्ज़ और सफ़ेद। सब्ज़ रंग का तनासुब 3/4 होता है और सफ़ेद 1/4। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों और सफ़ेद रंग पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करता है। सादिया, उस्तानी साहिबा, कौमी परचम पर चाँद और सितारा क्या ज़ाहिर करता है? टर्न द नेक्स्ट पेज।
उस्तानी साहिबा, अच्छा सवाल है। कौमी परचम पर बने चाँद को हिलाल यानी पहली रात का चाँद कहते हैं और ये मुसलसल तरक्की करते रहने की अलामत है। 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 अरकान की नुमाइंदगी करता है। कौमी परचम का ये डिज़ाइन जनाब करीमुद्दीन कदवानी ने तैयार किया था। बच्चों, इस चार्ट में हर मुल्क का नाम, उसके कौमी परचम की तस्वीर, साइज़ और रंग को बागौर देखें और बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसके झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। आमना, जी उस्तानी साहिबा, वो सऊदी अरब का झंडा है। उस्तानी साहिबा, शाबाश। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसके कौमी परचम पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। एक ख़ास बात यह है कि कलमा तैयबा ही के एहतराम में सऊदी अरब का परचम कभी सरनगू नहीं किया जाता और वो सुर्ख परचम जिस पर हमारे कौमी परचम जैसा हिलाल और सितारा है किस मुल्क का है? सादिया, तुर्की का। उस्तानी साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त, ये हमारा इस्लामी दोस्त मुल्क है। अब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा सितारे किस मुल्क के कौमी परचम पर हैं? मरियम, वो अमेरिका का कौमी परचम है। उस्तानी साहिबा, बिल्कुल ठीक, ये 50 सितारे अमेरिका की 50 रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, ज़रा ये भी तो बताएं कि सब्ज़ झंडा जिसमें सुर्ख दायरा है किस मुल्क का है? सादिया, वो बांग्लादेश का झंडा है। उस्तानी साहिबा, सही। अब आप सब ये जान लें कि ये तमाम झंडे मुख्तलिफ़ ममालिक के कौमी परचम हैं। हमें न सिर्फ़ अपने कौमी परचम का अदब व एहतराम करना चाहिए बल्कि दूसरे ममालिक के कौमी परचमों का अदब व एहतराम भी हम पर लाजिम है। तालबात बारी बारी चार्ट को गौर से देखने लगीं। दुनिया के कौमी परचमों की मालूमात हासिल करके उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। नीचे से इसकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झील सवालात के जवाब लिखें। तो स्टूडेंट्स में हमें 6 सवाल दिए गए हैं और सवाल नंबर 1 है, कौमी परचम और आम परचम में क्या फ़र्क है? सवाल नंबर 2 है, हर मुल्क के कितने कौमी परचम होते हैं? सवाल नंबर 3 है, हमारे कौमी परचम का सब्ज़ और सफ़ेद रंग किस बात की नुमाइंदगी करता है? सवाल नंबर 4 है, चाँद और सितारा हमारे कौमी परचम पर किस बात की अलामत है? सवाल नंबर 5 है, हमारी कौमी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया? सवाल नंबर 6 है, वो कौन सा दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके कौमी परचम पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? तो स्टूडेंट, 6 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे और उसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, कौमी परचम के बारे में मकालमा तहरीर करें जो 10 सत्रों से ज़्यादा ना हो। तो स्टूडेंट, ये सवाल हम यहाँ पर काट रहे हैं क्योंकि ये सवाल हमारा ग्रामर का है और इस पर हम मकालमा या मज़मून आपको ग्रामर की कॉपी पर करवाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम ये सवाल काट रहे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्ज झील वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ये हमें वाहिद जमा दिए गए हैं, कुछ इनमें वाहिद हैं और कुछ इनमें जमा हैं। तो जो वाहिद हैं उनकी हमें जमा लिखनी है और जो जमा हैं उनकी हमें वाहिद लिखनी है। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है वाहिद। वाहिद ने हमें जो अल्फाज दिया गया है वो है कौम। कौम की जमा होगी अक़वाम। कौम की जमा क्या है? अक़वाम। उसके बाद है तस्वीर और इसकी तस्वीर की जमा होगी तस्वीर। उसके बाद वाहिद लफ्ज़ ज़रूरत और ज़रूरत की जमा होगी ज़रूरियात। उसके बाद ये हमें वाहिद अल्फाज दिए गए थे जिनकी हमने जमा लिखी और यहाँ हमें जमा अल्फाज दिए गए हैं जिनकी हमें वाहिद लिखनी है। तो सबसे पहले हमें जो जमा लफ्ज़ दिया गया है वो है ममालिक और ममालिक की वाहिद क्या होगी? मुल्क। उसके बाद लफ्ज़ है जमा अलामात और अलामात का वाहिद क्या होगा? अलामत। इसके बाद लफ्ज़ है तालबात और तालबात का वाहिद होगा तालिबा।
तो स्टूडेंट ये हमने आपको पहले भी समझाया था कि वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। वाहिद कोई भी एक अल्फाज होता है और जमा उसकी हम जब लिखते हैं तो वो एक अल्फाज काफ़ी तादाद में हमें लिखना पड़ता है, जिसको हम जमा कहते हैं। जिस तरीके से ये है कौम एक लफ्ज़ होता है, कोई भी एक कौम, लेकिन जब हम इसकी कौम लिखेंगे, जिसकी जमा बनाएंगे तो ये अक़वाम यानी कि बहुत सारी कौमों को ज़ाहिर करेगा, तो उसको हम अक़वाम कहेंगे। उसके बाद ये लफ्ज़ तस्वीर, तस्वीर कोई भी एक होती है, लेकिन जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो ये तस्वीर हो जाएगा यानी कि बहुत सारी तस्वीर। उसके बाद लफ्ज़ ज़रूरत, ज़रूरत कोई भी एक होती है, लेकिन जब हम उसकी जमा बनाएंगे तो ये ज़रूरियात यानी कि बहुत सारी चीज़ों को, ज़रूरियात को शो करेगा। उसके बाद यहाँ हमें लफ्ज़ दिए गए हैं जमा। जमा यानी कि ये एक से ज़्यादा तादाद में हमें चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसको हमें वाहिद में एक में शो करना है। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को शो किया था क्योंकि यहाँ हमें वाहिद लफ्ज़ दिए गए थे और इनकी हमने जमा बनाई थी। यहाँ हमें जमा दिए गए हैं और यहाँ हमें इनकी वाहिद बनानी है, यानी कि मुमालिक, मुमालिक मतलब बहुत सारे मुल्क, तो ये जमा है। लेकिन जब हम इसका वाहिद बनाएंगे तो मुल्क, कोई भी एक मुल्क, तो ये एक चीज़ को ज़ाहिर करता है और जमा बहुत सारी चीज़ों को ज़ाहिर करता है। इसी तरीके से ये है अलामात। अलामात में बहुत सारी अलामात हो जाती हैं, लेकिन जब हम इसकी वाहिद बनाएंगे तो किसी एक अलामत को ज़ाहिर करेंगे, तो इसका जो वाहिद होगा वो अलामत होगा। उसके बाद है जमा लफ्ज़ तालबात। तालबात मतलब बहुत सारी तादाद में तालबात, लेकिन जब हम इसको वाहिद में चेंज करेंगे तो ये तालबा यानी कि एक को ज़ाहिर करेगा। तो इस बात को आप जहन में रखें कि वाहिद और जमा का क्या फ़र्क होता है, और इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। इसी तरीके से आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में आपने वाहिद लिखना है, दूसरे में आपने जमा लिखना है। जो वाहिद अल्फाज हैं वो आप वाहिद के कॉलम लिखेंगे और जो जमा है वो आप जमा के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा कॉलम बनाएंगे, एक में आपने जमा लिखना है क्योंकि यहाँ हमें जमा अल्फाज दिए गए थे, और दूसरे में आपने वाहिद लिखना है जो हमने ये निकाले हैं इनके वाहिद। तो इसे भी सवाल को आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। यह हमें जुमला दिया गया है, उसके साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने जुमले को पढ़ना है और उसके साथ जो सही ऑप्शन होगा हमें उसको टिक करना है। तो नंबर 1 है, हमारे कौमी परचम को कहते हैं सफ़ेद हलाली, सितारा व हिलाल, सब्ज़ हिलाली, सब्ज़ और सफ़ेद। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सब्ज़ हिलाली, नंबर 3, इसको हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है, सब्ज़ रंग अलामत है मुसलमानों की, अंग्रेज़ों की, गैर मुस्लिमों की, पाकिस्तानी मुसलमानों की। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मुसलमानों की, नंबर 1 ऑप्शन मुसलमानों की, तो हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 3 है, कौमी परचम के रंग और डिज़ाइन ज़ाहिर करते हैं खूबसूरती को, लोगों को, सोच को, रुतबे को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 3, सोच को, हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 4 है, कौमी परचम पर सितारा अलामत है 5 सूबों की, 5 ज़बानों की, 5 दरियाओं की, अरकान इस्लाम की। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नंबर 4, अरकान इस्लाम की, हम इसे टिक करेंगे। इस तरीके से आपने ये टिक लगाने हैं इन ऑप्शंस को, और इस सवाल को आपने फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है, इसे आपने बुक पर ही फिल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। ये 2 हमें कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ को कॉलम बे के लफ्ज़ों के साथ मिलाना है। जो सही ऑप्शन होगा हमने उस सर्कल से लेकर दूसरे सर्कल तक उसको मैच करना है। तो नंबर 1 है हमारे पास अल्फाज कलमा तैयबा, और इस साइड पे हमें जो है ये मुल्कों के नाम दिए गए हैं, तो जिसके साथ शनाख्त सही होगी उसके साथ उसको हम मैच करेंगे। तो कलमा तैयबा कॉलम बे के कौन से अल्फाज के साथ मिलेगा? ये मिलेगा सऊदी अरब के साथ। तो यहाँ से हमने इसके सर्कल से स्केल रख के और सऊदी अरब तक लाइन सीधी खींचनी है। उसके बाद है 50 सितारे। ये 50 सितारे किसके साथ मैच होगा? ये अमेरिका के साथ होगा क्योंकि उसके फ्लैग में 50 सितारे हैं।
اس کے بعد ہے سرخ دائرہ. سرخ دائرہ کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ سرخ دائرہ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، کیونکہ بنگلہ دیش کے قومی پرچم میں سرخ دائرہ ہے. تو ہم یہ یہاں سے یہاں لائن ملائیں گے. اس کے بعد ہے سبز ہلالی. سبز ہلالی ہمارا کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ یہ پاکستان کے ساتھ میچ ہوگا، اور اس کو ہم نے یہاں سے اس لائن کو یہاں ملانا ہے. اس کے بعد ہے سرخ رنگ. سرخ رنگ کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ ترکی کے ساتھ. تو اس کو ہم سیدھا یہاں میچ کریں گے اس طریقے سے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہماری میچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس سوال کو بھی آپ نے فیئر کاپی پر نہیں اتارنا، اسے آپ نے بک پر ہی فل کرنا ہے، یعنی کہ میچ کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. یہ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں: نمائندگی، ہلال، نظریہ، پہچان، ممالک. ان الفاظ کو ہمیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. کس طریقے سے جملوں میں استعمال کریں گے؟ ہمیں ایک فیئر کاپی پر 2 کالم بنانے ہوں گے. ایک میں ہم نے الفاظ لکھنے ہیں، یعنی کہ جو یہ ہمیں دیے گئے ہیں، اور دوسرے کالم میں ہمیں جملے بنانے ہیں ان الفاظ کے. نمائندگی ہے تو نمائندگی ہم الفاظ کے کالم میں لکھیں گے، اور جملے میں ہم اس پہ کالم میں ہم اس کا جملہ لکھیں گے، جو کہ ہم آپ کو یہ ایکسرسائز سینڈ کریں گے. اس میں سے دیکھ کر آپ نے یہ فیئر کاپی پر جملے اتارنے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے دیے گئے الفاظ میں سے متضاد اور مترادف کی نشاندہی کریں. تو یہ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، قسم اور الفاظ. اب یہ بیچ میں قسم لکھی گئی ہے. اب اس سائڈ بھی الفاظ دیے گئے ہیں، اس سائڈ بھی الفاظ دیے گئے ہیں. تو جو مترادف ہوں گے ہم اس کے آگے مترادف لکھیں گے، جو متضاد ہوں گے ہم ان کے آگے متضاد لکھیں گے قسم کے خانے میں. تو یہ مثال کے طور پر انہوں نے ہمیں ایک جو ہے کر کے دیا ہوا ہے، حل کر کے، کہ الفاظ اور یہ قسم. الفاظ یہ ہمیں دیے گئے ہیں، اور اب ان کی قسم جو ہوگی وہ ہم ان کے آگے لکھیں گے قسم کے خانے میں. تو یہ پہلا ہمیں الفاظ جو دیا گیا ہے یہ خاص اور عام دیا گیا ہے. خاص اور عام جو ہے یہ متضاد ہے، اور اس کے آگے ہم متضاد لکھیں گے. یہ مثال کے طور پر انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہوا ہے. اس کے بعد الفاظ یہاں پرچم اور جھنڈا ہے. پرچم اور جھنڈا بھی مترادف ہے، اور یہ قسم اس کی لکھی ہوئی ہے مترادف، تو یہ ہم اس کے آگے مترادف لکھیں گے. اس کے بعد ہمیں لفظ دیا گیا ہے بچہ اور بوڑھا. اور میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ جو ہمیں 2 آپشن دیے گئے ہیں، یہ اسی میں ہمیں پہچان دی گئی ہے کہ خاص ایک لفظ ہے جس کا الٹ یا متضاد عام ہوگا. خاص ایک لفظ ہے، اس کا الٹ جو ہے عام ہوگا. تو یہ ہمیں یہاں سے پہچاننا ہے کہ متضاد اور مترادف کی پہچان کیا ہے. متضاد کی پہچان یہ ہے کہ یہاں لفظ خاص ہے، اس کا متضاد ہمیں عام دیا گیا ہے، تو ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ متضاد ہے. اس کے بعد پرچم یا جھنڈا. مترادف کا کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی 2 معنی. اب ہم جھنڈے کو بھی پرچم ہی کہتے ہیں اور پرچم کو بھی جھنڈا ہی کہتے ہیں، یعنی کہ ان دونوں لفظوں کی مطلب ایک ہی نکلتا ہے. تو ان الفاظ کو ہم مترادف کہتے ہیں جن کی ایک ہی جیسی میننگ نکلتی ہو. تو اب یہ بچہ اور بوڑھا ہے تو یہ بھی متضاد ہے، کیونکہ بچے کا جو الٹ ہوتا ہے یا متضاد ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے الٹ ہی ہوتا ہے. بچہ ہے تو بوڑھا ہے، یہ ہمارا متضاد ہوگا. اس کے بعد ہے ادب احترام. ادب احترام. ادب اور احترام کی مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ ہمارا مترادف ہے، اور اس کو ہم مترادف لکھیں گے قسم میں. اس کے بعد پرچم اور جھنڈا کا یہ ہمیں کر کے دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے ٹھیک اور غلط. ٹھیک اور غلط متضاد ہے، کیونکہ ٹھیک کا الٹ جو ہے یا مترادف، ٹھیک کا الٹ جو ہے متضاد ہوتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے تو غلط ہوگا، یہ متضاد ہوگا. اس کے بعد ہے سبز یا ہرا. سبز بھی ہرا کو ہی کہا جاتا ہے، تو یہ ہمارا مترادف ہے. تو اسٹوڈنٹ اس طریقے سے آپ نے
ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ متضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مترادف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ متضاد ایک دوسرے کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کے الٹ لکھے جاتے ہیں، اور مترادف میں دو الفاظ ہیں تو ان کی میننگ جو ہوتی ہے وہ سیم ہی ہوتی ہے، ان الفاظ کو ہم مترادف کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے اس لیسن کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس کوسچن کو بھی آپ نے اپنی فیئر کاپی پر اتارنا ہے، اور تمام ایکسرسائز کو اپنی فیئر کاپی پر اتارنا ہے، اور ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ لیسن کی ریڈنگ اور ایکسرسائز کو مکمل کرنے پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔